मूत्रवाहिनी के बारे में पढ़ते हैं। वृक्क के अंदर वृक्काणु द्वारा बनाया गया मूत्र जो हमारी किडनीज में यूरिन बनता है, वो किडनीज में से यूरिनरी ब्लैडर यानी जो मूत्राशय होता है जहाँ पे ये इकट्ठा होता है, वहाँ पे आता है दो पतली पतली नलिकाओं के माध्यम से, और उन नलिकाओं को हम क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं। इन नलिकाओं के माध्यम से जो हमारा यूरिन है, मूत्र है, वो कहाँ तक आ जाता है, मूत्राशय तक आ जाता है। इनकी लंबाई करीब 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं मूत्राशय के बारे में। मूत्राशय क्या होता है, एक थैलीनुमा अंग होता है जिसमें मूत्र का भंडारण होता है। मैंने आपको इस चित्र में दिखाया है, देखिए ये है, ये जो अंग है ये वाला, ये क्या है, मूत्राशय है, जो थैलीनुमा अंग है, इसमें मूत्र का भंडारण होता है। मूत्राशय की जो दीवारें होती हैं वो अधिक लचीली होती हैं, लचीली होंगी और मोटी होंगी। लचीली का कारण क्या है, ताकि ये जो हैं ये फैल सकें और अपना जो आयतन है उसको बढ़ा सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए हम किसी बस में सफ़र कर रहे हैं और यूरिन की अर्ज है, हमें यूरिन जाना है, लेकिन हम बस नहीं रुकवा पाते हैं, नहीं जा पाते हैं, और यूरिन शरीर में लगातार बनता रहता है, हानिकारक पदार्थ जो हैं वो बनते रहते हैं और यूरिन के रूप में इस यूरिनरी ब्लैडर में, मूत्राशय में इकट्ठे होते रहते हैं। तो और हम उसको पास आउट नहीं कर पा रहे, अपने ब्लैडर को खाली नहीं कर पा रहे, तो इनका लचीलापन की वजह से क्या होता है कि इसका आयतन बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये मतलब और ज़्यादा यूरिन को अपने अंदर इकट्ठा कर पाएगा। यह अंग ऐच्छिक पेशियों का बना होता है। जैसे हृदय के बारे में हमने पढ़ा था कि हृदय अनैच्छिक पेशियों का बना है, उन पेशियों के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ये जो है मूत्राशय, ये ऐच्छिक पेशियों का बना है जिसमें करीब 700 से 800 ml मूत्र भंडारण की क्षमता होती है। ये मूत्राशय के बारे में है। मूत्रमार्ग, मूत्राशय का अग्रशिरा एक पतली नलिका के रूप में होता है जिसकी लंबाई करीब 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ये है मूत्राशय का अगला शिरा। यहाँ से तो क्या होता है कि पतली नली होती है, इसी नलिका के द्वारा शरीर से क्या कर दें, मूत्र का त्याग कर दिया जाता है, यानी कि यूरिन को पास आउट कर दिया जाता है। उत्सर्जन तंत्र के मुख्य कार्य, सबसे पहला कार्य तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि सबसे पहला कार्य क्या है, मूत्र निर्माण करना है, जिसकी सहायता से हानिकारक पदार्थों को शरीर से उत्सर्जित किया जाता है। उत्सर्जन तंत्र शरीर के द्रव्यों की, यानी कि द्रव का मतलब है रक्त की संरचना और पीएच मान को बनाए रखता है। क्यों, कैसे बनाए रखता है कि रक्त में से ये हानिकारक पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो रक्त का पीएच मान बदल सकते हैं, उनको छान कर क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, यानी कि रक्त का पीएच मान ये बनाए रखेगा और शरीर का सामान्य तापमान भी बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक है, अब ये आपके बोर्ड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा बोर्ड में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, 3 नंबर का भी आ जाता है, 4 नंबर का भी आ जाता है, और कई बार ये 6 नंबर का भी आ जाता है। तो देखिए वृक्काणु की संरचना, वृक्काणु क्या है, मैंने आपको अभी बताया। एक्चुअल में किडनीज के अंदर जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरिन का निर्माण होता है, यूरिन बनता है हमारा, वो किन के द्वारा बनाया जाता है, यूरिन किडनीज के अंदर लाखों कोशिकाएं वृक्काणु की होती हैं। जैसे शरीर की मूलभूत इकाई कोशिका होती है, हम ये कह सकते हैं कि वृक्काणु की, किडनी की मूलभूत इकाई वृक्काणु होता है। ठीक है, तो वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को वृक्काणु कहा जाता है। एक वृक्क में, एक किडनी में लगभग 10 लाख वृक्काणु होते हैं। मूत्र, वृक्काणु के कार्य, वृक्काणु का पहला कार्य क्या होगा, मूत्र का निर्माण करना, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन और रुधिर का पीएच मान और सांद्रता को बनाए रखना। ये वही तो काम है ना जो हमारे उत्सर्जन तंत्र के हैं, और उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई वृक्काणु है, तो कार्य सेम हो जाएंगे। अब ये देखिए, ये एक चित्र है वृक्काणु की संरचना का। आप पहले ये समझ लीजिए कि ये बनता कैसे है। मैं यहीं पे इसकी क्रिया विधि समझा देता हूँ आपको, ताकि आपके लिए आसानी से समझ में आ जाए। ये एक प्याले के आकार का अंग होता है एक वृक्काणु का, जो मैंने काले पेन से बनाया हुआ है। ये एक वृक्काणु की संरचना है। इस वृक्काणु को इंग्लिश में नेफ्रॉन कहा जाता है। मैंने लिख रखा है नेफ्रॉन की संरचना। पेपर में वृक्काणु की जगह ये भी आ सकता है कि नेफ्रॉन की संरचना बताइए। तो एक प्यालेनुमा संरचना है जो अपने नीचे की साइड से एक कुंडलित नलिका से, कुंडलित मतलब मुड़ी हुई नलिका से जुड़ी हुई है। ये नलिका आगे जुड़ी हुई है एक यू आकार की नलिका से, और यू आकार की नलिका का जो अंतिम सिरा है वो फिर से एक कुंडलित नलिका में जुड़ा हुआ है, और वो कुंडलित नलिका जो है वो एक पाइप में जुड़ी हुई है। ये क्या है, ये वृक्काणु की संरचना है। ये जो प्याले के आकार का संरचना है, इसको बोमन संपुट कहते हैं हम। बोमन संपुट प्याले के आकार का जो है, ये जो कुंडलित नलिका है, इसको हम समीपस्थ कुंडलित नलिका, इस बोमन संपुट के समीप है ना, इसलिए इसको समीपस्थ कुंडलित, क्योंकि मुड़ी हुई है, नलिका मतलब नलिका। ये जो यू आकार का जो लूप है, यू आकार का जो नलिका है, उसको हम हैनली का लूप कहते हैं, हैनली का लूप।
आगे जाके फिर से कुंडलित हो जाती है, और ये इस बोमन संपुट से दूर है, इसलिए इसको दूरस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। और ये कुंडलित नलिका, इनके अंदर यूरिन बनेगा, ये नलिकाएं हैं, यहाँ पे हमारा यूरिन बनते हुए पास होते हुए इसमें गिर जाता है संग्राहक वाहिनी, जो बहुत सारी व्रकाणुओं से, ये इधर एक व्रकाणु और होगा, इधर एक और होगा, इधर ऐसा ही एक व्रकाणु और होगा, इधर एक और होगा, और सारे व्रकाणुओं ने जो यूरिन बनाया है वो इस नलिका में गिर जाता है, जो इनको यूरिन को इकट्ठा करती है, संग्राहक वाहिनी कहलाएगी। और ये संग्राहक वाहिनी आगे जाके मूत्र वाहिनी में मिल जाएगी, यानी कि किडनी से जो बाहर निकलकर मूत्राशय तक यूरिन को लेकर आती हैं, उनमें मिल जाएगी। अब ये काम कैसे करता है वो मैंने सारा आगे लिखा हुआ है, मैं आपको एक बार यहाँ समझा देता हूँ। देखिए, इसके अंदर, व्रकाणु के अंदर रक्त को लाने वाली धमनी को हम अभिवाही धमनी कहते हैं। इस रक्त में क्या है, अशुद्धियाँ हैं, हानिकारक पदार्थ हैं, अभिवाही धमनी कहते हैं, और ये मोटी होती है। और इसमें से, इस प्याले के आकार के उसमें से जब ये निकलेगी तो वो पतली हो जाती है। जब पीछे पहले मोटी है, आगे पतली, तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना, और यहाँ पे प्रेशर ही है जो काम करता है किस चीज़ का, यूरिन बनने का। तो ये अंदर जाके इसमें बोमन संपुट में, इस प्याले में अंदर जाके और महीन नलिकाओं में टूट जाती है, और ये महीन नलिकाओं से फिर ये बाहर आता है। तो यहाँ पे ब्लड का प्रेशर, रक्त का दाब इतना ज़्यादा होता है कि इसमें से छनकर हानिकारक पदार्थ इस नलिका में आ जाते हैं। इस नलिका में हानिकारक पदार्थ भी आ जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दबाव ज़्यादा, रक्त दाब, ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, कुछ जरूरी पदार्थ, कुछ जरूरी खनिज लवण और ग्लूकोज वगैरह भी थोड़ी बहुत मात्रा में आ जाते हैं। यहाँ पे इस ये नलिका में आगे बढ़ते हुए पानी भी आता है, जल भी आता है। यहाँ ये नलिका में आगे बढ़ते हुए इसमें से, हेनली के लूप में से होते हुए, दूरस्थ कुंडलित नलिका में से होते हुए यूरिन यहाँ इसमें संग्राहक वाहिनी में गिर जाता है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे काम की है वो ये है कि इस हेनली के लूप के ऊपर रक्त वाहिकाओं का जाल होता है, मैंने लिख रखा है रक्त वाहिकाओं का जाल। ये जाल क्या करेगा, अगर यूरिन में पानी की मात्रा ज़्यादा है तो ये पानी का पुनः अवशोषण कर लेता है। पहला क्या है, पहला जो भाग है वो है, हम यूरिन के बनने की जो प्रोसेस है, मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसको हम 3 चरणों में पढ़ेंगे। पहला है ग्लोमरुलस निस्पंदन। इस स्ट्रक्चर को, जो ये केशिका गुच्छ जिसको मैंने कह रखा है, पतली पतली नलियों में टूटने को केशिका गुच्छ, इसको इंग्लिश में ग्लोमरुलस कहा जाता है। तो ग्लोमरुलस निस्पंदन का मतलब है कि ग्लोमरुलस में से, इस केशिका गुच्छ में से छनकर हानिकारक पदार्थों का बाहर आना पहली प्रक्रिया है, और इसके साथ साथ जल भी बाहर आता है। दूसरी प्रक्रिया में क्या होगा कि जो रक्त है वो अधिक अतिरिक्त जल का पुनः अवशोषण कर लेता है। तो दूसरा भाग क्या होगा, पुनः अवशोषण, और तीसरा होगा श्रावण। श्रावण का मतलब शरीर से यूरिन को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये संग्राहक वाहिनियों में सभी व्रकाणु जितने भी हैं, उन सभी व्रकाणुओं का क्या होगा, यूरिन इस संग्राहक वाहिनी में इकट्ठा होगा। वो संग्राहक वाहिनी मूत्र वाहिनी में अपना यूरिन डाल के और वो मूत्राशय तक पहुँचता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने लिख रखी है। देखिए क्रियाविधि के बारे में, व्रकाणु में रक्त से हानिकारक पदार्थों का छनकर मूत्र निर्माण होना 3 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला है ग्लोमरुलस निस्पंदन। ये ग्लोमरुलस निस्पंदन मैंने आपको बताया कि ये जो प्याले के आकार की संरचना है, इसको ग्लोमरुलस, केशिका गुच्छ और इंग्लिश में ग्लोमरुलस कहते हैं। तो क्या होता है, बोमन संपुट में बोमन संपुट एक प्याले के आकार का भाग होता है जिसमें अभिवाही धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त लाया जाता है। बोमन संपुट में धमनी जो है वो अत्यधिक नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे केशिका गुच्छ कहा जाता है। मैंने बता रखा आपको ये केशिका गुच्छ है। ठीक है, और केशिका गुच्छ या ग्लोमरुलस कहा जाता है। ग्लोमरुलस में अत्यधिक रक्तदाब के कारण रक्त में से छनकर हानिकारक पदार्थ क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। एक कुंडलित नलिका में, एक कुंडलित नलिका जिसको हम समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं, उसमें आ जाते हैं। और कुंडलित नलिका जो है, इन हानिकारक पदार्थों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यूरिया, यूरिक अम्ल, कुछ खनिज लवण और ग्लूकोज भी उपस्थित होते हैं। पुनः अवशोषण क्या होगा, जब ये हानिकारक पदार्थों से युक्त जल हेनरी के लूप तथा दूरस्थ कुंडलित नलिका में पहुंचता है। चित्र पे ध्यान दीजिएगा, साथ साथ हेनरी के लूप में और दूरस्थ कुंडलित नलिका में पहुंचता है, तो वहाँ मौजूद रक्त वाहिकाओं का जाल उसमें से अतिरिक्त जल को पुनः अवशोषित कर लेता है, ताकि अतिरिक्त जल की हानि को रोका जा सके। तो इसका मतलब अतिरिक्त जल बन गया। अतिरिक्त जल बनने के बाद अतिरिक्त जल का अवशोषण हो गया। इसके बाद जो एग्जैक्ट अमाउंट जल की है, उचित मात्रा जो जल की है और हानिकारक पदार्थ है, यानी कि वो यूरिन बन चुका है, उस यूरिन का क्या होगा, शरीर से बाहर निकालना होगा, निष्कासन होगा। इसको हम श्रावण में लिख पढ़ते हैं कि अतिरिक्त जल के पुनः अवशोषण के बाद बचा हुआ हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों से युक्त जल
हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थों से युक्त जल यानी कि मूत्र जो है वो संग्राहक वाहिनी में छोड़ दिया जाता है। संग्राहक वाहिनी मुख्य मूत्र वाहिनी में खुलती है और मूत्राशय से मूत्र को निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है पादपों में। पौधों में भी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो निष्कासित किए जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।